डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे। जो टॉपिक हमने उठाया है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूईएफ मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी कई बार बोर्ड में आए हैं, अक्सर आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंस का सिंबल लिया हमने, क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे सिंस टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in UEF. Torque acting on electric dipole, ED stand for electric dipole, placed in uniform electric field. वो फॉर्मूला हमारा होता है टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। सभी जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो जो टॉर्क उस पर लगता है वो इतना होता है। ठीक, अब ये टॉर्क इस पे लगेगा तो वो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो लिखेंगे लेट दिस टॉर्क, ये जो टॉर्क लग रहा है, लेट दिस टॉर्क रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय अ स्मॉल एंगल डी थीटा। मान लीजिए कि इस टॉर्क ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटे से एंगल पे घुमा दिया, यानी कि उसको रोटेट करा दिया बाय एंगल डी थीटा। देयरफॉर वर्क डन इन दिस, तो ये काम हुआ, हर काम में कुछ ना कुछ जो है वो वर्क डन हुआ किसी भी चीज को प्रोसेस करने में, तो ये छोटा सा वर्क डन हुआ डी, तो ये हो गया टाउ डी थीटा। फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है नॉर्मल वर्क डन का, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर मोशन में होता है। एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम टॉर्क करता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डी थीटा यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एंगुलर केस में ठीक है। नाउ लेट, लिखेंगे नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, WD स्टैंड फॉर वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। बात समझिए क्या है कहने का मतलब, कि जब कोई डाइपोल रखा हुआ था, ये आपका -q प्लस q, ये डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। अभी इनिशियली जो एंगल था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये एंगल हमने मान लिया θ1 था इनिशियल एंगल। अब इसको रोटेट कराया गया, अब पोजीशन मान लीजिए कोई ये पोजीशन आ गई, तो दूसरा एंगल जो होगा वो θ2, तो इस टॉर्क ने उसको θ1 से θ2 पे रोटेट करा दिया। तो अब इतने में जो टोटल वर्क डन लगेगा वो होगा W इक्वल्स टू θ1 टू θ2 की लिमिट लगेगी और dW, यानी कि इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क डन करने पड़ेंगे हमको। तो θ1 टू θ2 और dW की वैल्यू हम रख देंगे टाउ डी थीटा। देखते जाइएगा इसको, ये हमने वैल्यू रख दी यहां पे। अब टाउ की जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट कराऊंगा, टाउ की वैल्यू, तो W इक्वल्स टू θ1 टू θ2 की लिमिट है, टाउ की वैल्यू है PE साइन थीटा डी थीटा। इस PE को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लूंगा, PE θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो सभी जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, लिमिट θ1 टू θ2। ठीक, फिर लिमिट रखने का तरीका, PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट θ2 माइनस और माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस θ1 लोअर लिमिट। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे पीई कॉस θ1 प्लस वाला माइनस कॉस θ2। ये हमारा वर्क डन आ गया। यही वर्क डन दिस वर्क डन विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो वर्क डन हुआ यही स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर W इक्वल्स टू U इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा एक सिंगल एंगल लेके भी हो सकता था, लेकिन दो एंगल लेके मैंने इसलिए किया क्योंकि जब न्यूमेरिकल टू एंगल्स के साथ आता है तो वहां बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जब दो एंगल दे रखे हो। जब आपसे कहा जाए कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी इतनी है, या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी या चार्ज की वैल्यू देके दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी, तब आप पी निकालेंगे। और इनको 30 डिग्री पे ये थे इनिशियली और टॉर्क के जरिए रोटेट करके 60 डिग्री इनको पहुंचा दिया गया। तो दो एंगल दे दिए, तो इस तरीके से आप यहां पे वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके कुछ पार्टिकुलर केसेस और हैं, एक बार इसको देख लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस बताने जा रहा हूं, तो वो स्पेशल केसेस मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको रफ करके। कई सारे स्पेशल केसेस बनते हैं, वो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि जब आप कंपटीशन के क्वेश्चन के लिए जाएंगे तब ये केसेस जब आपके पास फिंगर टिप्स पे होंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा वहां पे। अगर आप इसको लेके जाएंगे, इस क्वेश्चन को यहां पे इस तरीके से वैल्यूज रखेंगे तो ये टाइम टेकन होगा। तो पहला केस देखिए, इफ θ1 इक्वल्स टू 0 कि मान लीजिए इनिशियली जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड θ2 कोई भी एंगल थीटा हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तब ऐसे केस में क्या होगा, U इक्वल्स टू PE cos θ1 यानी कि cos 0 माइनस cos θ2 की जगह cos θ। अब ये कोई भी एंगल हो सकता है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये U इक्वल्स टू PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos θ, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। दूसरा केस, इफ θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू एनी एंगल थीटा, कि इनिशियली मान लीजिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या करेंगे आप, तो U इक्वल्स टू PE cos θ1 यानी कि 90 डिग्री माइनस cos θ2 यानी cos θ। तो U इक्वल्स टू PE cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos θ, तो माइनस का PE cos θ आ जाएगा। दो फॉर्मूले हो गए आपके। और पर्टिकुलर केसेस देख लीजिए क्या हो सकते हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और इन पे न्यूमेरिकल हम जब कराएंगे तब ये चीजें जो है यूज कैसे होंगी इस चीज को आप समझ पाएंगे। तीसरा केस देखिए कि इफ θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू, हमने एक केस ले लिया, θ2 90 डिग्री हो तो θ1 आपका 0 डिग्री और θ2 90 डिग्री हो तो U इक्वल्स टू PE cos 0 माइनस cos 90।
तो Pe cos 0 की वैल्यू 1 और ये आपका हो जाएगा 0, तो ये सिर्फ और सिर्फ Pe बचेगा इस केस में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट केस, इफ θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस केस को देख लीजिए। तो u इक्वल्स टू Pe cos θ1 यानी कि 0 डिग्री माइनस cos θ2 यानी कि 180 डिग्री। तो Pe cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो गए 2, तो 2Pe। ये आ गया आपका एक और केस आ गया। तो इस तरीके से ये केसेस आपके डेवलप होते हैं, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो जरूरी नहीं है आप पूरा डेरिवेशन ले जाके समझे। अगर ये केसेस आप याद रख सकते हैं तो विद इन सेकेंड्स आपका न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब आप देख रहे होंगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे बड़ा बड़ा लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल केसेस। न्यूमेरिकल केसेस, दो डेरिवेशन केसेस बनते हैं यहां पे, वो मैं आपको डायरेक्ट करा दूंगा इन क्वेश्चन फॉर्म, देख लीजिएगा। उससे पहले इन छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस फॉर्म में होता है। पहला है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि सपोज कोई लाइन है जिसकी लेंथ है L, इस पे चार्ज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से कोई चार्ज Q कॉन्टिन्यूअस पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक टर्म हम लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है लैम्डा, और ये होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय L। तो यहां से फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू लैम्डा L, ठीक है। यहां से SI यूनिट देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की, कूलाम पर मीटर। ये बात तो सिंपल हो गई कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ कि कितनी, वन, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ पे कोई चार्ज मान लीजिए 2 कूलाम कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी। कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दे रखा होता है द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज दिस, और उसके साथ आपको न्यूमेरिकल पूछा गया होता है, तो इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एंगल और है इस चीज को समझने का, देखिए ये कोई वायर है जिसकी टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ L है। अब इतना मैंने कोई ये एलिमेंटल पोर्शन ले लिया छोटा सा जिसकी लेंथ dl है, टोटल लेंथ L है और ये लेंथ dl है। इस एलिमेंटल पोर्शन से ये पॉइंट यहां पे कोई चार्ज Q नॉट है, कोई चार्ज कितना है, Q नॉट है। अब इसका पोजीशन वेक्टर मुझे मिला r कैप, तो वेक्टर में आपका दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पे, इस पूरे वायर की वजह से, इस पॉइंट पे Q नॉट चार्ज पे पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा पूरे वायर के लिए तो मैं यहां L लगा दूंगा, यानी कि इंटायर लेंथ की बात कर रहे हैं हम। फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सभी लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के एज इट इज। अब चार्ज कैसे लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज नहीं है यहां पे, पूरे लेंथ पे चार्ज कैसे आएगा, तो इंटीग्रल लेंगे हम पूरी लेंथ का, और ये आपका आ जाएगा लैम्डा dl, यहां आर स्क्वायर और आपका आर कैप। ये फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में
इस तरीके का कोई केस हो और पूरे के लिए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया हो किसी पॉइंट पे, तो इस फॉर्मूले का आप यूटिलाइजेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सपोज कोई सरफेस है, उस पे आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिसपे चार्ज जो है वो Q पूरे सरफेस एरिया A पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां एक टर्म आता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज C अपॉन एरिया के लिए A ले लेंगे। चार्ज यहां पे चार्ज Q बाय A। अब SI यूनिट कूलम एरिया की पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट हो जाएगी। किसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा, ये सिंपल केस हो गया समझने के लिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस देख लीजिए कि सपोज आपका ये रहा, ये कोई सरफेस है S जिस पे आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी में कोई छोटा सा सरफेस हमने ले लिया DS, इससे इस पॉइंट पे वेक्टर R पोजीशन पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला वही हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरे सरफेस के लिए हम लगा देंगे कि सरफेस सिग्मा DS R स्क्वायर और R कैप। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। पूरे इंटायर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये इस बेस पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए ये कैसे काम करता है। तो ये आपने कोई बॉक्स ले लिया, क्यूबिकल बॉक्स, जिसका वॉल्यूम आपका V है। इस पे आपका Q चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में एक टर्म आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और जो आपका होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर फॉर्मूले की बात करें, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V, जहां पे V वॉल्यूम है, Q चार्ज है। तो कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसकी SI यूनिट हो जाती है। यहां से सिंपल केस समझने के लिए था। अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस की बात करें तो देखिएगा क्या होगा। ये कोई आपका हमारा इंटायर वॉल्यूम है V। यहां पे हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, जैसे हमने कहा dV। पूरे पे पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एलिमेंटल पोर्शन से R पोजीशन वेक्टर पे कोई पॉइंट पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला जो बनेगा पूरे इंटायर की वजह से, वो मैं लिख दे रहा हूं कि V रो dV R स्क्वायर और R वेक्टर, R कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे वॉल्यूम की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। हाँ, तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो केसेस अभी हमने पढ़े हम उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने यहां पे लिया है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ SCD, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिसन अगेन, SCD स्टैंड फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा।
वैल्यू दे रखी 0.7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, देख लीजिएगा मीटर की पावर -2 है। When its charge increase, अब उसके चार्ज को जब इंक्रीज करते हैं इतनी वैल्यू से, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज होती है, बढ़ जाती है इतनी वैल्यू से। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस का पता लगाइए, एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट, और उस पे इनिशियल चार्ज क्या था। तो देखिएगा सॉल्यूशन, सिंस सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, तो Q अपॉन एरिया यहां पे 4πr² लगेगा। किसके लिए? स्फीयर के लिए। किसके लिए बेटा? स्फीयर के लिए, क्योंकि हमको स्फीयर दे रखा है, स्फीयर गिवन। R क्यों लिया हमने? R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर लेफ्ट, जो स्फीयर हमको दिया हमने उसकी रेडियस मान ली R। अब देखिएगा केस फर्स्ट, पहले केस में इस इक्वेशन के तहत जो आपको सिग्मा की वैल्यू दी है वो 0.7 है, 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज आपको निकालना है, चार्ज की वैल्यू हो गई 4πr²। तो ये भी आपसे पूछा है, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में आपसे कहा गया है कि इतनी वैल्यू तो थी ऑलरेडी, और Q ऑलरेडी इतना था, एरिया पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। जब Q को हम 0.44 और इंक्रीज करते हैं तो यहां भी एक चेंज आता है 0.14 का, ठीक। इसको ऐड करिए जरा LHS को, तो ये हो जाएगा 0.84 इक्वल्स टू Q प्लस 0.44 अपॉन 4πr²। इसको कह दीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब क्या करिए? बाय डूइंग क्या करेंगे? सेकंड को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से, दिख रहा है सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो 0.84 दोनों का LHS डिवाइड कर लीजिए, 0.84 एंड 0.7 इक्वल्स टू, फिर आप देख रहे होंगे 4πr² और 4πr²। जब आप इसको यहां रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है बिल्कुल। तो यहां पे आप इसका ले लीजिए 0.44, ये इस इक्वेशन का आ जाएगा, और Q इसका आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ Q इसका आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, आपका ये 6/5 बनेगा, आपका ये बचेगा आपका 1 प्लस 0.44 अपॉन Q। जब इनको सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्व करने के बाद आपको Q की वैल्यू मिलेगी 2.2 कूलम, 2.2 कूलम। ये Q की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.7 इक्वल्स टू Q की वैल्यू है 2.2 अपॉन 4πr²। तो कन्वर्ट करिए, r² की वैल्यू हमको चाहिए, r² इक्वल्स टू 2.2 अपॉन 4π इंटू 0.7, ठीक। जब r का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाले पोर्शन पे रूट आ जाएगा, 2.2 अपॉन 4π की वैल्यू 3.14 इंटू 0.7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू 0.5 मीटर आ जाएगा। दो आंसर हो गए आपके, पहला जो आपसे पूछा गया था और दूसरा, रेडियस भी आ गई और चार्ज जो इनिशियली होना चाहिए था स्फीयर पे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस पूरे का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर। 64 छोटी छोटी ड्रॉप ली है हमने, हर एक की रेडियस इतनी है, एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म
अब बिगर ड्रॉप सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। फाइंड हाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। किस तरीके से वो डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होगी अगर कोई चार्ज लॉस्ट नहीं होता है। तो देखिए स्मॉल ड्रॉप रेडियस, स्मॉल ड्रॉप रेडियस हमको दे रखी है, हमने मान लिया उसको स्मॉल आर 0.02 मीटर। ठीक है। चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप मान लीजिए Q है 5 माइक्रोकुलम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ठीक। तो अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि ड्रॉप का स्फेरिकल शेप होता है। अब ये कंबाइन होके 64 ड्रॉप्स एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि मिलके बना रही हैं। तो 64 स्मॉल ड्रॉप है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो बिग ड्रॉप है 4/3 पाई आर क्यूब। जहां पे हमने आर को क्या माना है रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप की रेडियस है। ठीक है। अब यहां से देखिए आप 4/3 कैंसिल हो रहा है, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। तो इसको मैं 4r क्यूब लिख सकता हूं इक्वल्स टू आर क्यूब। ये जो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैपिटल आर इक्वल्स टू 4r हो जाएगा। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू 4, स्मॉल आर की वैल्यू है 0.02, तो ये 0.08 मीटर। ये बिग ड्रॉप की रेडियस आ गई हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे मैंने सिग्मा 1 ले लिया, तो क्या होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया। तो Q, एक ड्रॉप का जो चार्ज है Q, और नीचे आपका क्या हो जाएगा एरिया 4πr²। ठीक है। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप की बात करूंगा उसको मैं कह दूंगा सिग्मा 2। उसमें कितनी ड्रॉप्स हैं 64 ड्रॉप्स हैं, तो हर एक का चार्ज काउंट होगा 4πr², उसकी रेडियस लगेगी। ठीक है। फिर आप सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो निकाल लीजिए। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 रखेंगे तो सिग्मा 1 की वैल्यू Q/4πr² अपॉन 64 Q/4πr²। इसको जब थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर 4πr² अपॉन 64Q। 4π कैंसिल, Q से Q कैंसिल, आपके पास बचा r² अपॉन 64r²। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, कैपिटल आर की वैल्यू 0.08 स्क्वायर, 64 इंटू 0.02 का स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करेंगे मिलेगा आपको 1/4, यानी कि सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल्स टू 1/4। ये आपका आंसर आ गया इस सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को आराम से,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और एक बार इसको रिटर्न में जरूर कर लीजिएगा न्यूमेरिकल को। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म एलसीडी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि गॉस लॉ का जो यहाँ पे नेम आया है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे अपने अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर गॉस लॉ के तहत इसका हम डेरिवेशन निकालते तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां पे R आपकी डिस्टेंस है ऑब्जर्वेबल पॉइंट के लिए। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे। तो यहां हमने एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का लिया है, ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है। इसके मिड में हमने y एक्सिस के लिए एक लाइन ड्रॉ करी और यहां इसको हमने ओरिजिन मान लिया। तो इस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स एक्सिस हो गई जो इन्फिनिटी तक गई है लेंथ वायर की, राइट हैंड साइड प्लस एक्स एक्सिस हो गई जो ये वायर लेंथ यहां भी इन्फिनिटी तक गई है। इस y एक्सिस पे हमने एक P पॉइंट लिया जहां पे हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, ओरिजिन से इस x डिस्टेंस पे राइट हैंड पे हमने एक dx एक छोटा सा एलिमेंट लिया। तो जो इसके लिए चार्ज होगा आपका dq इक्वल्स टू लैम्डा dx हो जाएगा, dq इक्वल्स टू लैम्डा dx, यहां पे जो चार्ज होगा उसके लिए। अब इससे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, सिर्फ पूरे वायर की नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं अभी। तो इससे r डिस्टेंस पे p पॉइंट है, तो ये r डिस्टेंस है। अब देखिए ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, इस पॉइंट को आप z कह दीजिए, जिस पॉइंट से हमने कनेक्शन लिया है पॉइंट z है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए यानी कि ट्रायंगल POZ में, तो ये जो r है वो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस मिल गई हमको। ठीक है, इसको एंगल थीटा मान लीजिए, ये एंगल थीटा हो गया। अब यहां पे ये P पॉइंट पे DE इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटे से अमाउंट dq से, dx एलिमेंट जो है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो इसके जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यहां पे y एक्सिस पे आ जाएगा DE cos थीटा, DE cos थीटा, और इससे 90 डिग्री इधर को ये आपका आ जाएगा DE sin थीटा। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। सिमिलरली अगर आप एक एरिया एलिमेंट यहां पे लेते हैं, सपोज कोई भी dx आपने यहां ले लिया, उसका भी चार्ज सिमिलर होगा। ये डिस्टेंस आप कनेक्ट कर दीजिए, ये डिस्टेंस भी r हो गई जो कि उसका सिमिलर है। तो यहां से जब आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा DE ये, और ये एंगल भी जब थीटा होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसके कंपोनेंट जो आएंगे वो आ जाएंगे DE sin थीटा और DE cos थीटा, ये ऊपर ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि DE sin थीटा एक लेफ्ट की तरफ है, एक DE sin थीटा राइट की तरफ है। तो DE sin थीटा ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट्स है, क्योंकि जो वैल्यू DE की होगी sin थीटा, तो हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, D cos थीटा ऊपर की तरफ और D sin थीटा राइट हैंड की तरफ। जो राइट हैंड पे ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ हम जो लेंगे आपके एलिमेंट, उनसे जो दो एलिमेंट आएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो एक D cos थीटा ऊपर की तरफ होगा, एक लेफ्ट की तरफ होगा। तो हम कहेंगे कि यहां पे DE sin थीटा जो लेफ्ट की तरफ है, एरो देखिएगा, कैंसिल DE sin थीटा जो राइट की तरफ है, ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड
ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जितना भी इफेक्ट होगा डी साइन थीटा का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड के डी साइन थीटा की तरफ से। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, जो पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई, वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को होगा उसकी वजह से होगा, तो वो होगा आपका डीई कॉस थीटा की वजह से। और कहां तक होगा? माइनस इंफिनिटी, एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके एक्स इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक, क्योंकि पूरे होल की बात करेंगे। एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके एक्स इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक रहेगा। ठीक है, देखते जाइए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमें डीई की वैल्यू चाहिए, तो हम डी की वैल्यू देखेंगे। आपने पढ़ा है E इक्वल्स टू आपका होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखते जाइए। के एज इट इज डी क्यू की वैल्यू ये रही आपकी लैम्डा डी एक्स। डी क्यू की वैल्यू हम यहां रखेंगे लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स। आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कराएंगे। देखिएगा, जब आर की वैल्यू अंडर रूट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जब आर का स्क्वायर किया जाएगा ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डी की ये वैल्यू रख दीजिए। पहली इक्वेशन रही हमारी ई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि वायर की लेंथ माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, पूरे वायर के लिए बात कर रहे हैं हम। डीई की जगह के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो कॉस थीटा साथ में चल रहा है, कॉस थीटा जो साथ में चल रहा है वो कॉस थीटा लगा देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 कह दिया मैंने। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लीजिए, क्या है? फ्रॉम ट्रेंगल ओपीजेड की बात करिए। ओपीजेड जो कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें जब टेन थीटा लिया जाएगा तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये एंगल रहा है, एंगल के साथ वाली लाइन आपकी बेस हो गई, सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से हो गया एक्स अपॉन वाई, तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू वाई टेन थीटा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अगर इसको डिफरेंशिएट करा जाए dx ओवर डी थीटा, यानी कि डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ x इन रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा आपका y, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस डी थीटा को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया dx इक्वल्स टू y sec स्क्वायर डी थीटा, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब x और dx की वैल्यू, x और dx की वैल्यू आप पुट कराएंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, देखते जाइएगा। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कराएंगे। E इक्वल्स टू x की वैल्यू, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू पुट करने से पहले मैं एक ऑपरेशन यहां और लगाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑपरेशन ये है कि ये लिखेंगे, सिंस जब भी कोई लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होती है तो इट कैन बी कन्वर्ट ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये इंटीग्रेशन का एक रूल है, जो पीसीएम के बच्चे होंगे वो आगे जाके पढ़ेंगे इस चीज को इंटीग्रेशन में।
जो बायो वाले हैं वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस से प्लस इंफिनिटी होगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ट्वाइस 0 टू इंफिनिटी। अब हम ये ऑपरेशन और x और dx ये दोनों चीजें जो है हम उठा के इक्वेशन सेकंड में अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम सेकंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया मैंने, जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी था वो मैंने x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी कर दिया। इस जीरो पे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। अब जब इससे ये कन्वर्ट करा तो 2 जो है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हम कंपोनेंट्स पे चलते हैं। k लैम्डा एज इट इज, dx की ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू y टेन थीटा, तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर ऑलरेडी था y स्क्वायर, और साथ में cos थीटा जो आपका चल रहा था वो आ गया। अब मुझे और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, और इसको जब कॉपी में रिटर्न में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम में जितनी चीजें जरूरी थी मैं समझा चुका हूं, और मैं अब इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं। स्पेस की जरूरत पड़ रही है इसलिए। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन डेरिवेशन को जब तक आप कॉपी में रिटन फॉर्म में नहीं करेंगे तब तक ये आपको बहुत अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि डू इट इन योर कॉपी इन रिटन एटलीस्ट ट्वाइस, दो बार इसको रिटन में करें कम से कम, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो E इक्वल्स टू 2 हमारा ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। अब ये जो लिमिट है इसे मैं थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, या मैं कहूं 90 डिग्री। ये कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। हमने फंक्शन जो है यहां पे सारी चीज थीटा में कन्वर्ट करी है, एक्स कंपोनेंट बचा नहीं है। आप ये देख रहे हैं डेरिवेटिव जो है वो यहां पे थीटा फॉर्म में है, तो लिमिट्स भी थीटा फॉर्म में हमको कन्वर्ट करनी होंगी। कैसे आया आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको निकाला था tan थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो पहली बार में x की वैल्यू है 0। आप देखिए पहली लिमिट, मैं पहली लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूं थीटा के केस में। तो जब पहली बार में जब यहां 0 रखा जाएगा तो tan थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन वाई, दैट इज इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, जो कि वैल्यू होती है 0 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 0 आपका 0 हो गया। तो आपको मिल गया, पहली लिमिट मिल गई, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0। दूसरा केस देखिएगा, दूसरे केस में x की वैल्यू ये देखिए इंफिनिटी है, तो tan थीटा इक्वल्स टू इंफिनिटी अपॉन y। अब इंफिनिटी को किसी से भी डिवाइड करिए, इंफिनिटी रहेगा किसी भी कांस्टेंट नंबर से। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी, और ये आपको 90 डिग्री मिलता है, यानी कि पाई बाय 2 में मिलता है। तो यहां दूसरी लिमिट मुझको मिल गई, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 90 डिग्री। ये चीज नोट कर लीजिए या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे आई लिमिट मैंने आपको बता दी, हर एक चीज का प्रूफ है, तो डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। मैं इसको एरेज कर रहा हूं। तो एक तो मैंने लिमिट चेंज कर दी, कैसे करी वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ हवा में नहीं होता, ये फिजिक्स है। एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड देयर। 2 मेरा ऑलरेडी बाहर था, k और लैम्डा मैं यहां से बाहर ले रहा हूं। 2k लैम्डा मैंने बाहर ले लिया। जो लिमिट मेरी आएगी थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या पाई बाय 2 लिख सकता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर बचा मेरा, क्योंकि के लैम्डा में बाहर ले चुका हूं। यहां से अगर मैं y स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरा बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, साथ में मेरा cos थीटा जो था। ठीक है, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2
एक y से y ये कैंसिल हो गया, ये जो नीचे वाला y बचा वो मैंने बाहर ले लिया। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा जो चल रहा था साथ में। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन वाई, इंटीग्रेशन थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 2k लैम्डा अपॉन पाई एज इट इज। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, लिमिट लगाएंगे तो E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन वाई, ब्रैकेट में साइन अपर लिमिट यानी कि साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, तो 2k लैम्डा अपॉन वाई, साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपका बचा सिर्फ 2k लैम्डा अपॉन वाई। देख लीजिएगा ध्यान से, तो मुझे मिल गया E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन वाई, जहां पे y जो है डायग्राम में जाके देखिएगा ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है जो वायर से ली गई है ऑब्जर्वेबल पॉइंट की y एक्सिस पे। हमने पढ़ा है सिंस k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दीजिएगा यहां पे, तो 2 लैम्डा अपॉन वाई, k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 जा 4, तो ये आपका हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। कंपेयर करिए जो प्रूफ करना था और जो प्रूफ आया है, वहां पे r डिस्टेंस पे था, यहां पे y डिस्टेंस पे है, तो दोनों ही डिस्टेंस है। वी हैव प्रूव्ड अवर थिंग, जो हमें प्रूफ करना था हम प्रूफ कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, चाहे गॉस थ्योरम हो या नॉर्मल हो, जब भी न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और प्रूफ में आपको यही प्रूफ करना होगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंटली सीबीएसई के दिल्ली 2016 में आया था। सीबीएसई दिल्ली 2016 3 मार्क्स, अभी रिसेंट में ही आया है, ठीक है। कह रहे हैं अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली एक रेडियस ए की रिंग पे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग की एक्सिस पे। हेंस शो दैट फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये बातें आपको शो करनी है, तो देखिएगा। रिंग जो है, मैं यहां पे एक रिंग ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने एक रिंग ले लिया जिसकी रेडियस ए है, ये इसका सेंटर हो गया O, इससे इसकी एक्सिस ये आई, इस एक्सिस पे यहां किसी पॉइंट पे, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे जो है ले लिया हमने इस चीज को, ये कोई पॉइंट है जो आपका स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, पॉइंट P ले लेंगे हम इसको, ठीक है। अब इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस पे। इसका ये पोर्शन यहां पे एक, या आप एक एलिमेंटल पोर्शन ले लीजिए। अगर बात की जाए इसकी पूरे की सरकमफेरेंस की बात की जाए, सरकमफेरेंस, तो वो हम लिखेंगे 2 पाई ए, जो अब इसकी टोटल लेंथ कहलाएगी, लेंथ ऑफ रिंग, टोटल लेंथ ऑफ रिंग कहलाएगी, ठीक। यहां ये इतना जो मैंने ये शेडेड पोर्शन है, ये मैंने छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लिया डीएल। सिमिलरली एक एलिमेंटल पोर्शन मैंने यहां ले लिया स्मॉल लेंथ का,
ये भी dl हो गया। अब ये लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो आपने पढ़ा होगा लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो चार्ज लेंथ जो है 2 पाई ए हो जाएगा। अगर मैं इस डीएल एलिमेंट पे बात करूं तो ये डीएल एलिमेंट पे मुझे चार्ज मिलेगा डीक्यू। तो इस डीक्यू चार्ज के लिए मेरा हो जाएगा लैम्डा डीएल, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डीएल होगा। तो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा की जगह मैं रखूंगा क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। तो ये इतना चार्ज इस एलिमेंटल पोर्शन पे आएगा। अब यहां से इस पॉइंट पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये रहा पॉइंट, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर ले लिया। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं 90 डिग्री एंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग आगे की तरफ जाएगा। छोटा स्मॉल चार्ज वैल्यू है तो ये मैंने स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया डीई। सेम एंगल इसको यहां पे हम प्राप्त करेंगे, थीटा आ जाएगा। तो इसको जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो यहां आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और इसी से 90 डिग्री ये आपका आ जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक। फिर नीचे जो हमने दूसरा एलिमेंट लिया है इससे हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे यहां पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो ये मिलेगा डीई। ये एंगल भी थीटा, सिमिलर एंगल बनेगा, तो ये भी थीटा हो गया, जिसकी वजह से यहां पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डीई कॉस थीटा, और यहां जो हमको मिलेगा वो डीई साइन थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे आप देख रहे हैं 3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कि एक्स एक्सिस पे डी कॉस थीटा, और यहां पे अप एंड डाउन आपका डी साइन थीटा लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि डीई साइन थीटा जो ऊपर की तरफ है वो कैंसिल करेगा डीई साइन थीटा को जो नीचे की तरफ है, देख लीजिएगा क्यों करेगा, ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग जो होगा वो आपका हो जाएगा डीई कॉस थीटा। जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट P पे वो क्या होगा डीई कॉस थीटा। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, फिर मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं इस क्वेश्चन को रेस करूंगा, ठीक है। तो ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से हमारा आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एंटायर रिंग, पूरे रिंग की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो 0 टू L, L क्या है आपका 2 पाई A जो उसकी सरकमफेरेंस है पूरे की वजह से, ठीक है। DE cos थीटा ये आ जाएगा आपका, ठीक। अब cos थीटा की जरूरत है तो यहां इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा मैं यहां लिख दे रहा हूं। cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x अपॉन r। देख सकते हैं आप यहां से ये ट्रायंगल जो बन रहा है आपका, इससे cos थीटा ले लीजिए, ठीक। d की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, तो d की वैल्यू मैं यहां से ले रहा हूं, तो आपका होता है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने।
तो जब डी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, डी क्यू की ये वैल्यू देख लीजिए, इसको यहां ले लेंगे हम, तो के क्यू डी एल अपॉन 2 π a एंड दिस आर स्क्वायर। ये वैल्यू डी की हम यहां पुट करा देंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। E इक्वल्स टू लिमिट 0 to 2 π a, डी की वैल्यू के क्यू डी एल 2 π a आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन आर। ठीक, अब इसमें आप के क्यू अपॉन 2 π a और इसको आप बाहर ले सकते हैं, तो आप के क्यू एक्स को बाहर ले लिया, नीचे से हमने 2 π a आर स्क्वायर और आर को बाहर ले लिया, ये बचा 0 to 2 π a dl। देखते जाइएगा, इक्वल में लिखता चला जा रहा हूं मैं। तो के क्यू एक्स 2 π a आर स्क्वायर आर, dl का इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ dl और 0 to 2 π a। अब लिमिट पुट कराएंगे इसमें, तो के क्यू एक्स अपॉन 2 π a आर स्क्वायर आर, और लिमिट जब लगाएंगे तो 2 π a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, देखते जाइए। E इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन 2 π a आर स्क्वायर आर, और ये सिर्फ बचेगा 2 π a, तो ये 2 π a से 2 π a आपका कैंसिल हो जाता है। अब बचा आपके पास के क्यू एक्स आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, के क्यू एक्स एज इट इज आर स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए, आर की वैल्यू ये है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इंटू आर, आर की सिर्फ वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट हटा के मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए बेस जो है ये सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मैं इसको इरेज किए लेता हूं, स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा, इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, तो E इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो हमसे ड्राइव करने के लिए कहा गया था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अगर रिंग के कंपेयर में, तो रिंग की कंपेयर होगी उसकी रेडियस से, इफ x ग्रेटर देन a, तब आपका जो a स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर निगलेक्टेड। a स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे यहां से, तो निगलेक्ट करने पे देखिए हमको क्या मिलेगा, के क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, पावर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा एक्स क्यूब, 1 से पावर ऊपर का कैंसिल, तो ये आपका बचा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। याद करिए पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता था, तो जो बात क्वेश्चन में दूसरी बात कही गई थी वो प्रूफ हो गई। एक इंपॉर्टेंट मैं बात अपनी तरफ से यहां बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में नहीं पूछी है लेकिन आप उसको नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर में बात करेंगे, यानी कि ये पी पॉइंट यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, तो फॉर दिस x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन है।
है।